Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 12, Rise of Indian Nationalism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with rediscovery of India's glorious past. बेटा जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ये इंडिया में किस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इंडियंस तो अनसिविलाइज्ड हैं, हमारे पास तो नॉलेज नहीं है, हम सिर्फ पोइट्री और लिटरेचर में बिलीव करते हैं, साइंस नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और तो और ये भी कहते थे कि हम रेशियली इन्फीरियर हैं, मतलब हम अपने आप को गवर्न भी नहीं कर सकते, हम अपने लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं, हमारी जो रेस है इनकी रेस से इन्फीरियर है। ठीक है, ऐसी सारी बातें प्रोपेगेट कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। तो भाई हम में से कुछ लोग जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, जो लॉरियट्स थे, उन्होंने फिर इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को रीडिस्कवर करना चालू किया और ये बताया कि नहीं नहीं भैया, आप ये गलत बोल रहे हो, हम ऐसे तो नहीं थे, हमें तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल बनाया ही आपने है ईस्ट इंडिया कंपनी में, नहीं तो हम तो इतने टाइम से इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, हमारा ही कॉटन था जो यूरोप पहनता था। ठीक है, हमसे ही सिल्क लेते थे, हमसे ही स्पाइसेस लेते थे, और आज हमें ही कह रहे हैं आप लोग कि हम रेशियली इन्फीरियर हैं। तो अब हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। देखो, बहुत सारे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे या दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने प्रोपेगेट करना चालू किया कि भाई हम जो इंडियंस हैं वो रेशियली इन्फीरियर हैं और ब्रिटिशर्स बहुत सुपीरियर हैं। इंडियंस के पास तो ये एबिलिटी ही नहीं है, वो इनेबल हैं, अनेबल हैं, वो अपने आप को गवर्न ही नहीं कर सकते, अपने रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते। और इस टाइम में बेटा इंडियंस की जो सेल्फ एस्टीम थी, सेल्फ वर्थ थी, वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे थी, मैक्सिमम पॉसिबल लोएस्ट लेवल पे थी। ठीक है, रॉक बॉटम, मतलब जो रॉक होती है उसकी भी सबसे नीचे बॉटम में चली गई थी। ठीक है, लोएस्ट लेवल, मैक्सिमम पॉसिबल लोएस्ट लेवल पे हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ आ गई थी। किन के कारण? अंग्रेजों के कारण, ब्रिटिशर्स के कारण। फिर एक ऐसा टाइम आया जब हमने सोचा कि नहीं भैया, इंडिया बहुत ग्रेट था, इंडिया का अपना ग्लोरियस पास्ट है, हमें उसे रीडिस्कवर करना चाहिए। और बेटा हमारे ग्लोरियस पास्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास, वो है वैदिक फिलॉसफी, पॉलिटिकल यूनिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम ऑफ मौर्य। वैदिक फिलॉसफी है हमारे पास, वेद हैं। ठीक है, और उन वेदों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, भले ही वो यजुर्वेद हो, भले ही वो ऋग्वेद हो, वो आज तक हर पॉइंट पर वैलिड है। ठीक है, फिर अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, अशोक की बात करें, बिंदुसार की बात करें, तो इन्होंने जो पॉलिटिकल यूनिटी की बात की है, अगर आज भी आप बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, विष्णुगुप्त ही इनका नाम है, कौटिल्य का। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र है। वो पूरी की पूरी बुक पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है, नाम अर्थशास्त्र जरूर है पर पूरी पूरी की पूरी बुक किस पे? पॉलिटिकल साइंस पे, जिसमें कौटिल्य ने बहुत अच्छे से समझाया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए, किंग को ऐसा कैसा होना चाहिए, जो जनरल पब्लिक है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मौर्यंस का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत प्रॉपर था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य की। हमारे पास गुप्तास का गोल्डन एज है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका सरनेम मौर्य था और ये गुप्त एम्पायर ही है, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर में भी हमने एक गोल्डन एज देखा है। हमारे पास कल्चरल ब्रिलियंस है किसकी? मुगल्स की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेज आज हमसे कहें कि आप रेशियली इन्फीरियर हैं, बहुत कुछ हमारे पास है। वैदिक फिलॉसफी है, मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम है, गोल्डन एज है गुप्तास की, और कल्चरल विजडम है किसकी? कल्चरल ब्रिलियंस है मुगल्स की। तो जो डिस्कवरीज की हैं किसने? यूरोपियन स्कॉलर्स ने, जैसे कि विलियम जोन्स, एलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप और अदर इंडियोलॉजिस्ट। इन्होंने जितना भी इंडिया के बारे में सर्च किया है बच्चा, उससे ये बताते हैं कि इंडिया के पास अपना एक रिच हेरिटेज था। जितनी भी बातें हमें इंडोलॉजिस्ट थे, जेम्स प्रिंसिप से पता चली कि भाई हमारे इंडिया में इतना कुछ महान था। जेम्स प्रिंसिप का जो मेजर काम है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चा? अशोक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो भी कुछ, खरोष्टी लिपि में जो भी कुछ लिखा हुआ वहाँ पर मिला है, उसको डिकोड करने का काम जेम्स प्रिंसेप ने ही किया है। फिर अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी बहुत ज़्यादा एज आ आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया में काम किया है।
तो इन लोगों ने जो रिविलेशंस हमें दिए, जो हमें बताया, उससे हम सपना देख सकते थे कि भाई हमारे पास भी बहुत कुछ ऐसा था जिस पे हम प्राउड कर सकते हैं। हमारे नेशनल प्राइड को बढ़ाया, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, और फिर से हम सोचने लगे कि भाई अब हम एक ऐसी इंडिया की बात करेंगे जिसमें पुराना प्राइड वापस होगा। न्यू रिसर्जेंट इंडिया, मतलब फिर से पुनर्जीवित भारत, वो भारत जिस पे पूरी दुनिया को फक्र हो। नाउ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो का मतलब होता है सामाजिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिफॉर्म मतलब सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधारों की बात हम करेंगे। अब बेटा जैसे ही ये जो फॉरेन स्कॉलर्स थे, जेम्स प्रिंसेप हो या कनिंगम हो, इन लोगों ने जब हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताना चालू किया तो हमारा इंटरेस्ट और हमारा एंथुजियाज्म और जगा कि हम भैया इंडियंस की जो रिच और वैराइड हिस्ट्री है उसके बारे में और जानें और सोचें और समझें। और 19th सेंचुरी में, पूरी 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, धार्मिक समाज सुधारक थे, उन लोगों ने रीडिस्कवरी का काम किया। पूरी की पूरी 19th सेंचुरी में रीडिस्कवरी का काम कर रहे थे हमारे इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, भारत के समाज और धर्म को सुधारने वाले लोग 19th सेंचुरी में सिर्फ पूरे इंडिया में घूम घूम कर क्या ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमें कुछ तो ऐसा मिले जिससे हम इंडियंस के कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएँ और उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित कर पाएँ। तो ये जो टास्क था रीडिस्कवरी का, उसको कैरी करे थे इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स पूरी 19th सेंचुरी में। रिफॉर्मर्स कौन कौन थे बच्चा? बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी विवेकानंद। इन लोगों ने इंडियन सोसाइटी को एक नई जान दी, भारत को फिर से युवा बना दिया, यंग बना दिया। किसकी सोच ने? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी विवेकानंद, और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रिजुविनेटेड मतलब लुक और लुक लाइक अ यंग और टू मेक समवन मोर यंग, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी को और ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा अच्छा बनाने की बात की। और इन लोगों ने कैसे ग्राउंड बनाया बच्चा जिसमें ग्रोथ हो सके नेशनल स्पिरिट की। जब तक भारतीय अपने कल्चर पे प्राइड फील नहीं करेंगे, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि भैया हमारे पास भी कुछ ऐसा था जो बहुत अच्छा था, तब तक नेशनल स्पिरिट, नेशनलिज्म प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल और ये रहा कि ये दे इंस्टिल्ड इन पीपल अ प्राइड इन देयर इंडियन आइडेंटिटी, के लोग अपनी भारतीय आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड करें, गर्व महसूस करें कि भाई हम इंडियंस हैं। ऐसा कुछ किया हमारे किसने? सोशियो रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर्स ने। ये जो वर्ड है इंस्टिल्ड, इसका मतलब होता है किसी को फील कराना, किसी को महसूस कराना। अब ये महसूस कराने वाले सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने हमें बताया कि भाई तुम्हारे पास मतलब हमारे पास भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। नाउ वर्नाकुलर, नाउ वर्नाकुलर प्रेस एंड लिटरेचर। बच्चा वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस थी, तो जब लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़ आने लगी तो उस वजह से जो मॉडर्न आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुँचने लगे। दूर दूर तक लोग जानने लगे, समझने लगे कि भाई कंट्री क्या है, ब्रिटिशर्स कौन है, ये हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, अपनी खुद की लैंग्वेज आती थी। तो जब से वर्नाकुलर प्रेस आया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई। वर्नाकुलर प्रेस का एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल रोल था मॉडर्न आइडियाज़ को फैलाने में, स्प्रेड करने में और नेशनल अवेयरनेस को क्रिएट करने में। जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, बेस्ट अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, जितने भी नेशनलिस्ट थे उनमें बेसिकली कौन थे? मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स यूज़ द प्रेस टू क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स। और नेशनलिस्ट में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो मैक्सिमम यूज़ किसका करते थे? प्रेस का। ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ब्रिटिशर्स की आलोचना करने के लिए ये हमेशा प्रेस का यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आने लग गए तो मॉडर्न आइडियाज़ को प्रॉपर्ली स्प्रेड किया जा सका, नेशनल अवेयरनेस क्रिएट की गई लोगों के बीच में। और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उसमें से भी बेस्ट कौन? जो एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। उन्होंने प्रेस का यूज़ किया ब्रिटिश को, ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए।
जो नीतियाँ थी ब्रिटिशर्स की, जो पॉलिसीज़ थी, उसको ये पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू क्रिटिसाइज़ करते थे और न्यूज़पेपर के थ्रू ये एक्सपोज़ करते थे कि फॉरेन रूल के एविल्स क्या-क्या हैं। फिर बेटा ये जो डेमोक्रेसी थी, उस टाइम तक इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत कम लोग जानते थे कि भैया वन मैन वन वोट वन वैल्यू जैसा कोई कंसेप्ट हो सकता है, हम लोग वोटिंग करके गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। तो इस आइडिया को भी पॉपुलराइज़ किया किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, कि भाई जब डेमोक्रेसी होगी तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। इस आइडिया को पॉपुलराइज़ किया प्रेस के थ्रू। प्रेस बोले तो यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात हो रही है, ठीक है। इंडियंस को कहा गया कि वो एक दूसरे के साथ यूनाइट कर जाएं, मतलब उन लोगों में एकता रहे, आपस में वो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ें नहीं, और हमारे नेशन मतलब जो भारत माता है, भारत के लिए, भारत की भलाई के लिए काम करें। तो प्रेस एक पावरफुल मीडियम बन गई थी बेटा इस टाइम तक, जो जिसका यूज़ किया जा रहा था फॉर स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एमंग द पीपल। मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाव, नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए न्यूज़पेपर का यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा था। नेशनल लिटरेचर, नेशनल लिटरेचर भी बेटा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन नेशनलिज्म ने। इसने भी इंडियन नेशनलिज्म की जो भावना थी, उस नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, उसको बढ़ाया है इंडियंस लोगों के बीच में। बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए, ऐसे लिखे गए, पैट्रियोटिक पोएम्स लिखी गई, जिसने लिखने वाले थे वेल नोन ऑथर्स। जो पोएट थे उन्होंने कॉमन पीपल के बीच में पैट्रियोटिक फीलिंग, पावरफुल पैट्रियोटिक फीलिंग को जगाया। जैसे कि अगर हम वंदे मातरम की बात करें, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, वो लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वो पेट्रियाटिक इमोशंस को जगाने में आज तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी बेटा, जब हम नेशनल एंथम गाते हैं, नेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो हमको टूवर्ड्स इंडिया अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है ना। तो पेट्रियाटिक फीलिंग को उस टाइम में जगाने के लिए पोएट हो, नॉवल राइटर हो, ऐसे राइटर्स हों, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ये हैं बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम। देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, वो डेलिबरेटली इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बना रही थी। ब्रिटिशर्स को हम इंडियन से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कॉटन भी था, रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जूट भी था, शुगर केन भी था, तो दूसरे अदर प्रोडक्ट्स भी थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम अपना कुछ भी प्रोड्यूस ना करें, हम फिनिश प्रोडक्ट को ख़रीदें जो ब्रिटेन में बन रहा है, और सिर्फ एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बन के रह जाएं, जिसका काम है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो और ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को फीड कराओ, क्योंकि कुछ भी आउटपुट के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। तो जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी इंडिया में, वो डेलिबरेटली इंडिया को, मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, इंडिया को क्या बना रहे थे? एग्रीकल्चरल कॉलोनी। इंडिया सिर्फ सप्लायर बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए रॉ मटेरियल का, और मार्केट बन गया था मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का। ये हमसे आधे अधूरे दामों पे रॉ मटेरियल ले जाते, उस पर कुछ प्रोसेसेस लगाते, फिनिश गुड बनाते और वापस कर देते। इस प्रोसेस ने कि हमारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाएगा, वहाँ से पे उस पे फिनिश प्रोडक्ट पे कुछ उससे फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, फिर इंडिया वापस आ जाएगा। इससे हम सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन के रह गए, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो ट्रेडिंग थी, वो पूरी ख़त्म हो गई। मतलब ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, इसको इस तरीके से किया गया कि इससे डिस्ट्रक्शन हो गया इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का। और ब्रिटिशर्स ने हमारे एबंडेंट, हमारे रिच रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, सिर्फ किसके लिए? अपने ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ठीक है। तो इस सब को भी, इन सब के नेचर को भी हमने एक्सपोज किया किसके थ्रू? प्रेस के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू। और बेटा हम सब की भी आंखें खुल गई कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं भाई, ये सारा की सारा जो भी कुछ करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, ये इंडियंस के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। चलो,
पहला, द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ टू ब्रिटेन, हमारी बहुत सारी वेल्थ कहाँ पहुँचा दी इन्होंने, ब्रिटेन में पहुँचा दी। द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ मासेस, लोग गरीबी की तरफ अग्रसर हो गए। हमारी इंडस्ट्रियल डीके हुआ, हमारी सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। ना तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल रहा था, ना ही तो इनसी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री से बना गुड मार्केट में कॉम्पिटिटिव था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से जो गुड आ रहा था वो थोड़ा सा चीप था। ग्राइंडिंग पावर्टी, फ्रिक्वेंट फेमाइन्स, बहुत सारे अकाल पड़ रहे थे, भुखमरी हो रही थी, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, गरीबी बढ़ती जा रही थी। इंडिफरेंस एंड अपाथी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कुछ सोचती समझती नहीं थी, हमारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं थी उनकी, ठीक है। इससे भी नेशनलिस्टिक रिएक्शन उभरा, लोग अगेंस्ट में हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि भाई गवर्नमेंट ऐसी होती है जो हमसे टैक्सेस लेती है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करती है, पर जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो हमारी हेल्प भी करती है। पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट फेमाइन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हमारे साथ खड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक नेशनलिस्ट रिएक्शन आया। जो एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये जो सिचुएशन है इसका हम प्रॉपर एडवांटेज ले सकते हैं, and the need to have some control over economic policies। तो यहाँ पर एजुकेटेड इंडियन से सोचा कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। तो भाई कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर तो हमें जल्दी ही जल्दी कंट्रोल करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। रेशियल एरोगेंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, जितने भी इंडियंस थे रिस्पेक्टिव उनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस कोई भी हो, उन्हें ब्रिटिशर्स इन्फीरियर ही मानते थे, अनसिविलाइज्ड ही मानते थे, ठीक है। हमेशा कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट किया जाता था इंडियंस को, हमेशा उनको हरास किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था। जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे इक्वालिटी के, पर्सनल फ्रीडम के, जो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे, कॉलेजेस में पढ़ाए जाते थे, इंडिया के स्कूल्स कॉलेजेस जो ब्रिटिशर्स रन कर रहे थे उसमें फ्रीडम इक्वालिटी पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश कोर्स बुक हमें पढ़ाई जा रही थी। जो क्वींस का प्रोक्लेमेशन था 1858 का, वो प्रॉमिस करता था कि इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुआ, उसके बाद क्वीन ने प्रॉमिस किया था कि इंडियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर एक्चुअल सिचुएशन में शार्प कॉन्ट्रास्ट था, ठीक है। तो अब जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा और जो रियल सिचुएशन में हम देख रहे हैं वो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे सोसाइटी में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ये ग्रेटली रिसेंट कर रही थी इंडियंस को। इंडियंस इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। जितने भी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे वो कहते थे भाई ये काम तो ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं। इंडियंस को उन पार्क्स में जाने को मना कर दिया जाता था, क्लब्स में जाने को मना कर दिया था, तो हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरीज़ में बेसिकली जो सिर्फ किसके लिए बनी थी, ब्रिटिशर्स के लिए, एक्सक्लूसिवली किसके लिए बनी थी, ब्रिटिशर्स के लिए बनी थी। रेलवे में कोचेस रिजर्व्ड होते थे कि इस कोच में सिर्फ ब्रिटिश बैठ पाएंगे, कोई इंडियन नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है डिबर्ड, इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूजन, है ना, प्रोहिबिट करना। तो इंडियंस को वो पार्क, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज में जाने की परमिशन नहीं थी जो एक्सक्लूसिवली ब्रिटिशर्स के लिए बनी थी। जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारे रिजर्व्ड होते थे ब्रिटिशर्स के लिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को डिसमिस कर दिया था आईसीएस से ऑन फिल्म सी ग्राउंड, छोटी छोटी बातों को लेके हमें बड़ी बड़ी पोजीशन से निकाल दिया जाता था, मतलब इंडियंस को, क्योंकि जो हाईएस्ट पोजीशन थे उस पर ब्रिटिशर्स ब्रिटिश को ही देखना पसंद करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को छोटी सी बात पे वहाँ से निकाल दिया था। नॉमिनेटेड इंडियन मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर नॉट गिवन एनी पावर, जो नॉमिनेटेड इंडियन मेंबर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उन्हें कोई पावर नहीं मिलती थी। देन रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ लॉर्ड लिटियंस, जो लॉर्ड लिटियंस थे उनकी पॉलिसीज़ तो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव वाली थी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है भेदभाव। उसने तो बहुत ज़्यादा हमें असंतोष पैदा किया, बिल्कुल डिसकंटेंट कर दिया किसकी, लॉर्ड लिटियंस की पॉलिसीज़ ने। जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे वो इस बहुत ज़्यादा गुस्सा थे किससे, लॉर्ड लिटियंस से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो एक्ट था ये लिबर्टी छीन रहा था इंडियन प्रेस की। उसने कहा कि ये जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में लिख लिख के आप नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर रहे हैं, अब ये सब बंद करो। इट डिप्राइव द पीपल ऑफ देयर बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद हमारा जो बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो छीन लिया गया। देन आर्म्स एक्ट,
फिर ब्रिटिशर्स लेके आए आर्म्स एक्ट। इसके थ्रू इंडियंस को परमिट ही नहीं किया कि वो कोई आर्म को यूज़ कर पाए बिना लाइसेंस के। गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तो आप कोई आर्म रखो, अदरवाइज नहीं। दिस एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू यूरोपियंस। यूरोपियंस अपने पास सारे आर्म्स रख सकते हैं पर इंडियंस नहीं। इंडियंस को रखना है तो लाइसेंस ले। रिडक्शन इन एज ऑफ आईसीएस एग्जामिनेशन, जो एज लिमिट थी कैंडिडेट की, जिसको आज हम बोल सकते हैं जैसे यूपीएससी होता है जिसमें सिविल सर्वेंट्स सेलेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, पहले इसका ही नाम हुआ करता था इंपीरियल सिविल सर्विसेज आईसीएस। पहले इसकी एज हुआ करती थी 21 पर बाद में इस एज को कर दिया 19। मतलब इंडियंस के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं और वो कभी भी आईसीएस को ज्वाइन ना कर पाए, इसलिए इंटेंशनली इस एज को कम किया था। जो चांसेस थे इंडियन कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज वर ग्रेटली रिड्यूस्ड विद दिस लॉ। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई। जो लॉर्ड रिपन थे, जो आए थे लॉर्ड लिटन्स के बाद, वो चाहते थे कि कुछ जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की ये चेंज कर दी जाएं, तो उन्होंने इल्बर्ट बिल को अप्रूव कर दिया जिसमें ऐसा था कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस का ट्राई कर सकते। यूरोपियंस बोले तो वाइट्स और इंडियंस बोले तो कलर्ड पीपल। मतलब हम इंडियंस जज जो होंगे वो यूरोपियंस का भी ट्रायल ले पाएंगे। अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, जो भी अंग्रेज अगर वो कोई गलती करते हैं, कोई दोषी होते हैं तो उनका ट्रायल ले पाएंगे। पर वायलेंट रिएक्शन आया, वाइट म्यूटिनी हो गई ऑफ द यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस ऑफ दिस प्रपोजल। जैसे ही इल्बर्ट बिल अप्रूव हुआ, जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो मना कर गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंडियन हमें ट्राई कर ही नहीं सकता, उसमें इतना दिमाग ही नहीं है। सीधा लिटरली यही बोल रहे थे ये लोग। और द बिल हैड टू बी अमेंडेड और फिर बेचारे लॉर्ड रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा। ये जो इंसिडेंट था इससे तो अब जो जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि इससे रेशियल एरोगेंस बढ़ रहा था। ठीक है, किसका? यूरोपियंस का। कि ये जो यूरोपियंस हैं ये क्या सोचते हैं भाई किसी के भी बारे में, ये सिर्फ अपनी ही बातें मनवाना चाहते हैं, हमारी कोई सुनना नहीं चाहते हैं। ये आई ओपनर की तरह था। ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी ये आई ओपनर की तरह थी एंड ड्रोव होम द अर्जेंट नीड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज नेशनल बॉडी। और इसके बाद तो अब हमें लगने लगा कि भाई हमारे पास भी कोई एक नेशनल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होनी चाहिए जो इंडियंस के इंटरेस्ट को, डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर पाए। और यहाँ पर ये काम हुआ भी 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जिया, जिन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ली और कॉन्फ्रेंस की, मतलब अरेंज करवाई। तो 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जिया हेल्ड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड विद इन अ 2 ईयर, और इसी के 2 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। तो ये बात ज़रा ध्यान रखना। अब आएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जिसको आज रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी। जो नेशनल एस्पिरेशंस थी इंडियन लोगों की, फाउंड एक्सप्रेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई और ये अब हम इंडियंस के नेशनल एस्पिरेशंस को, हमारी सोच को, हमारे आइडियाज़ को ब्रिटिशर्स के सामने रखने का एक प्लान्ड वे, एक ऑर्गेनाइजेशनल वे बन गया। ये जो इनिशिएटिव था कि भैया हमें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, इसके जनक थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि सिविल सर्वेंट भी थे, जिनका नाम था अलान ऑक्टावियन ह्यूम, या इन्हें कॉमनली A.O. ह्यूम भी कह देते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनलिस्ट, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनलिस्ट थे इनके सपोर्ट के साथ फाउंडेशन रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर 1885 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो फॉर्मली एस्टेब्लिश की A.O. ह्यूम ने। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं, तो जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनका बाद में मानना ये था कि ये एलान ऑक्टावियन ह्यूम, इन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि भैया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस हमें बना के दे दी। ह्यूम होते और ह्यूम नहीं होते, फिर से ध्यान से सुनो कि अकॉर्डिंग टू एन इंडियन हिस्टोरियन एम एस सून इनफ, ह्यूम और नो ह्यूम, ह्यूम होते या नहीं होते, इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई डेलिब्रेट क्रिएशन नहीं है, ये तो नेचुरल था, इनएविटेबल प्रोडक्ट था। वो जितने भी फोर्सेस थे जो ब्रिटिशर्स से परेशान थे, जो भारत की आज़ादी के लिए सोच रहे थे, इंडियन रिफॉर्म्स के बारे में सोच रहे थे, उन सब के लिए तो ये इनएविटेबल प्रोडक्ट था जो बनता ही, ह्यूम होते तो भी बनता, ह्यूम नहीं होते तो भी बनता।
क्या बनता? कांग्रेस जैसा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता। अब ये जो कांग्रेस बनाई थी एओयूम ने, उसका पहला सेशन हुआ कब? बॉम्बे में, दिसंबर 1885 में। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय डब्ल्यू सी बनर्जी। इसको प्रिसाइड कर रहे थे, मतलब इसको चेयर कर रहे थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया। इसमें मेन एम था कांग्रेस का कि वो फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें among the different people working in different parts of India। इसका काम ये था 72 डेलीगेट्स के साथ जो बॉम्बे में पहला सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसको है लीड कर रहे थे डब्ल्यू सी बनर्जी, कि भाई हम सबको फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है नेशनलिस्ट वर्कर्स के साथ में जो अलग अलग इंडिया के पार्ट में काम कर रहे हैं। हमें जो नेशनल यूनिटी की फीलिंग है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, डेवलप करना है। हमें पॉपुलर डिमांड को फॉर्मुलेट करना है एंड टू प्लेस देम बिफोर गवर्नमेंट। हमें पहले पॉपुलर डिमांड्स क्या क्या है, लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, उनको पता करना है, और फिर उन डिमांड्स को थ्रू कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने रखना है। और फिर हमें पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को ट्रेन करना है टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री के भाई किस पब्लिक ओपिनियन पे बात होगी, लोग अगर कुछ करेंगे भी तो किस तरीके से करेंगे। जो पहला सेशन था कांग्रेस का ended with delegates affirming their loyalty to the British Crown and declaring that all they desired was greater involvement and participation of Indians in the government। बेटा जो पहला सेशन था कांग्रेस का, वो पूरा के पूरा इस तरीके से हुआ कि ब्रिटिश क्राउन को लगे भाई इनसे ज़्यादा लॉयल मेरे लिए कोई नहीं हो सकते, और यहाँ पर हम इंडियंस ने सिर्फ एक ही डिमांड की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दो, पार्टिसिपेशन दो इंडियंस को। कहाँ पर? गवर्नमेंट में। ये जो सॉफ्ट कंसिलेटरी एटीट्यूड था कांग्रेस का, this soft conciliatory attitude of Congress would in 44 years time be transferred into stringent एम्पैथेटिक डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। और देखो ये जो कांग्रेस जो सिर्फ इसके लिए बनी थी कि यार हम एक सॉफ्ट अप्रोच रखेंगे अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनसे अपना सोल्यूशन लेंगे, ये 44 ईयर्स में ही पूर्ण स्वराज की बात तक पहुंच गए। ठीक है, 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया था, और 85 में बनी थी कांग्रेस। तो लगभग 44 साल में ही हम कहाँ पर पहुँच गए बेटा? पूर्ण स्वराज तक पहुँच गए। ठीक है, पहले जबकि हम इतना ही कह रहे थे कि यार गवर्नमेंट में हमें थोड़ी सी जगह दे दो। चलो, सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।